लाइव है मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का हम एक लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं क्लास के अंदर, उसके बाद देन वील क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, डेप्रिसिएशन। सो द क्वेश्चन we are going to do is this one. I have already shared the file with you in the Telegram group. So this is the question that we are going to do. You can take a screenshot of this question. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड द नेक्स्ट पेज इज दिस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये सबको विजिबल है क्लियरली। मैं फिर से दिखा रही हूँ फर्स्ट पेज। और सेकंड पेज जो मैंने फाइल शेयर की थी उसके ये पेजेस हैं 10, 11, द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। So quickly write me in the chat box that you are able to see. जल्दी से chat box में मुझे बता दो कि आप देख चुके हो, क्वेश्चन दिख गया है आपको। Just write yes or no. Hurry up, I can't see in chat box. I hope सबको क्वेश्चन मिल गया है। And this is the solution that we are going to do today. ये भी विजिबल है, I am hoping आप सबको, right? So first thing जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है that is our opening stock. Opening stock हमें गिवन है ₹1 लाख। ओपनिंग स्टॉक हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, जो मैंने यहाँ पर शो कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। नेक्स्ट गिवन टू अस इज डेटर्स 40,000। डेटर्स एसेट्स में आता है बैलेंस शीट में, उसको भी मैंने शो कर दिया, डेटर्स 40,000 इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज बैंक, बैंक इज आवर एसेट, दैट ऑल्सो आई हैव शोन ऑन द एसेट साइड। Just one second. Bank also I have shown on the asset side. Next given to me is sundry assets 2,02,500. Sundry assets हमारे assets ही हैं, उसको हम show कर रहे हैं asset side पे balance sheet के अंदर। Next given to us after sundry assets is bad debts 1,000. bad debt हमारा loss है, इसलिए हम loss को profit and loss account में show कर रहे हैं on the debit side. Next given to us in the question is accrued income. Accrued income मतलब this is our asset, अभी हमें मिली नहीं है, ये मिलनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में, इसलिए हम इसको सिर्फ वन साइड एसेट्स में शो करेंगे बैलेंस शीट में। अगर ये एक्रूड इनकम हमें गिवन होती हमारी एडजस्टमेंट के अंदर, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर भी दिखाते और इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी दिखाएंगे। लेकिन ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, एडजस्टमेंट से पहले गिवन है, इसका मतलब फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इस इनकम को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, हमें बैलेंस शीट में अक्रूड इनकम को एसेट साइड पर ही दिखाना है बस। आफ्टर अक्रूड इनकम गिवन है परचेजेस 1,23,500। सो परचेजेस हम दिखाते हैं ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर, जो मैंने यहाँ दिखा दिया। आफ्टर परचेजेस वी हैव डेप्रिसिएशन 4,500। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस हम दिखाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो हियर इज आवर डेप्रिसिएशन 4,500। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम कैपिटल में से लेस करते हैं, हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाना। इनकम टैक्स प्रॉफिट के ऊपर निकाला जाता है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है। हम जो प्रोप्राइटर की इनकम है उसमें से लेस करते हैं इनकम टैक्स। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर।
आफ्टर सैलरीज वी हैव वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर. After wages, we have interest on loan for 6 months. Now, we can see here is an hidden adjustment that interest on loan for 6 months. हमें हमेशा जो interest है 12 महीने के लिए ही देना पड़ेगा. So हम क्या कर रहे हैं, interest on loan तो हमने लिखा 1000 यहाँ पर, और जो balance है for 6 months, what are we going to do? We are going to add the outstanding interest. 6 महीने का 1000 है तो बाकी 6 महीने का भी 1000 ही होगा. So we are going to add the outstanding interest of ₹1000, और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 1000 का, ये फर्म की लाइबिलिटी भी है, तो इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड में भी लिखेंगे एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹1000. एंड आई होप दिस एडजस्टमेंट इज क्लियर. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में गिवन था सिर्फ 6 महीने का, 6 महीने का अभी आउटस्टैंडिंग है, वी आर येट टू पे दैट, इसलिए हमने उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके ऐड किया है और शो किया है बैलेंस शीट में एसेट साइड पर. नेक्स्ट गिवन टू अस इज आफ्टर इंटरेस्ट कैपिटल. कैपिटल हम लाइबिलिटीज में शो करते हैं बैलेंस शीट में. क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, हमने उसको भी लाइबिलिटी साइड पे शो किया बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स. नेक्स्ट इज सेल्स. सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे, इसलिए मैंने ये सेल्स को क्रेडिट साइड पे शो किया है. After that, we have discount 4000. So discount 4000 is my sorry. So this is discount received. Actually, I have written it wrong here. It's on credit side. So discount. This is an income. Since it is given on the credit side, discount is my income. It is not an expense. So we have to see discount कहाँ given है, debit पे या credit पे. हमें question में given है वो credit side पे. So this is discount received. So we are going to show it on the credit side of our profit and loss account. Next, after that we have provision for bad and doubtful debts 6000. मैंने क्लास में आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हमें प्रोविजन गिवन होते हैं ट्रायल बैलेंस में, so वो जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन है, old provision, I am terming it as old provision, we are going to show it on the credit side of profit and loss. So जो old provision है यानी जो ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर शो कर देंगे 6000. नेक्स्ट गिवन टू अस इज सैलरीज आउटस्टैंडिंग. सैलरीज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है फर्म की, इसलिए वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द लाइबिलिटी साइड इन आवर बैलेंस शीट. After that, we have loan. Loan of ₹10,000. Again, loan is a liability, which we are going to show it on the liability side of our balance sheet. So this was all in the trial balance. Now let us move on to our adjustments. Adjustments में हमें क्या क्या given है? Adjustment में हमें सबसे पहले given है closing stock on 31st March amounted to 20,000. So closing stock मैंने बताया था अगर बाहर गिवन हो, ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन हो तो दो जगह शो करना है. दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा एक हमारा क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000. एक हमने क्लोजिंग स्टॉक शो किया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000, एंड नेक्स्ट हम शो करेंगे उसको बैलेंस शीट में ऑन आवर एसेट साइड. कि इसके अंदर आगे क्वेश्चन के अंदर वी हैव सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो मैं इसलिए इसको इनर कॉलम में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इनकी एडजस्टमेंट एक और करनी है. तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो आएगा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में. लेकिन अगर वो गिवन है एडजस्टमेंट में तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे, और एक वो बैलेंस शीट में आएगा ऑन द एसेट साइड. Next given to us is there was a loss of stock by fire ₹25,000 on 20th March. However, a claim of 10,000 was admitted by the insurance company. So इसमें हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है लॉस ऑफ स्टॉक की. जितना भी लॉस हुआ है उसको आप परचेजेस में से लेस कर दो. ठीक है, जो सारा लॉस है यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परचेजेस. जस्ट राइट loss of stock and the value of the loss is 25,000. जो हमारा स्टॉक कम हुआ है वो है 25,000 का. तो आपने जो स्टॉक है परचेजेस में से कम कर दिया.
लॉस ऑफ स्टॉक 25,000 का, और ये 25,000 का क्योंकि आपका लॉस है, सो यू आर गोइंग टू शो इट ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो आप इसको डेबिट साइड पर भी शो कीजिए, लॉस ऑफ स्टॉक 25,000, जितना लॉस है आपने उसको परचेज में से लेस कर दिया 25,000, और आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर दिखा दिया लॉस ऑफ स्टॉक। उसके बाद गिवन है अ क्लेम ऑफ 10,000 वाज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो क्या है, वो फर्म के लिए बेनिफिट है उसके अंदर, सो दैट इज अ बेनिफिट फॉर द फर्म। हम उसको शो कर देंगे हमारा क्रेडिट साइड पे ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है ऑफ ₹10,000, सो हमने 10,000 इंश्योरेंस क्लेम में दिखा दिया। आफ्टर दिस इंश्योरेंस क्लेम हमें, और इस इंश्योरेंस क्लेम को, क्योंकि या तो हमारे पास ये कैश आया, अगर कैश आया होता तो हम ये कैश इंक्रीज करते, पर अभी हमें कैश नहीं मिला, हमें अभी सिर्फ ये अप्रूव हुआ है, सो वी आर गोइंग टू शो इट ऑन आवर एसेट साइड आल्सो इन आवर बैलेंस शीट एज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम हमने शो कर दिया हमारे एसेट साइड पर भी 10,000, ठीक है। जो हमारा लॉस है उसको हमने परचेज में से माइनस किया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड शो किया, और जो क्लेम मिला है उसको हमने हमारी इनकम दिखाकर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे शो किया और एसेट साइड पे शो किया बैलेंस शीट में। दिस वाज इन सेकंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट आ जाती है हमारी, डेटर्स इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम खुशी एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹10,000 ड्यू टू खुशी। इसका मतलब क्या है कि 5,000 हमें खुशी से लेने हैं और 10,000 हमें खुशी को देने हैं, तो इसमें 5,000 के हमारे म्यूचुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं। सो जो म्यूचुअल वाला पार्ट है उसको हम दोनों साइड से लेस कर देंगे, क्योंकि मैंने एक पर्सन से 5,000 लेने हैं और उसी पर्सन को मुझे 10,000 देने हैं। सो इजंट इट बेटर कि मैं उसको पहले उससे 5,000 लूं फिर मैं 10,000 दूं, मैं उसको सीधा सीधा 5,000 दे दूं विच सेटल्स आवर अकाउंट। तो इसलिए मैं जो म्यूचुअल वाला पार्ट है उसको दोनों तरफ से लेस कर दूंगी। सो आई विल राइट हियर क्रेडिटर्स में से लेस म्यूचुअल, 5,000 का अमाउंट म्यूचुअल है, सो 5,000 का जो म्यूचुअल अमाउंट है दैट आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ डेटर्स एंड फ्रॉम क्रेडिटर्स। $5,000. Next given to us is that sales include 6,000 sent to a customer on approval basis. Profit equals to 1/5 of cost had been added to determine the sale price. However, the customer has not given his approval till 31st March. अब ये केस है हमारा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का। सो आई टोल्ड यू कि अगर हमारा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है और अगर वो 31 मार्च तक अप्रूव नहीं होता है, सो वी आर सपोज टू एलिमिनेट इट्स इम्पैक्ट। एलिमिनेट हम कैसे करते हैं, जो हमने हमारा सेल पहले इंक्रीज किया होता है उसे डिक्रीज करते हैं, जो हमने क्रेडिट सेल थी डेटर्स इंक्रीज किए होते हैं उसको डिक्रीज करते हैं, और जो हमने पहले क्लोजिंग हमारा जो स्टॉक होता है उसको रिड्यूस किया होता है उसको हम ऐड करते हैं। ये आप लास्ट क्लास में देखना, मैंने वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। सो इसके अंदर अब मैंने बताया था कि सेल्स और डेटर्स हम इनवॉइस प्राइस पे लेस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक हम हमारा कॉस्ट प्राइस पे लेस करेंगे। सो लेट अस डिटरमाइन दैट। तो सेल्स इंक्लूड 6,000 सेंड टू अ क्रेडिट कस्टमर। मैं यहाँ पर ये सिंपल करने के लिए अमाउंट लिख रही हूँ। सेल्स का अमाउंट है 6,000, सो सेल्स का अमाउंट है 6,000, मतलब ये है इनवॉइस प्राइस पर, इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट भी है। तो मैं ये क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है, मेरा सेल्स मैं इनवॉइस प्राइस पर ही लेस कर रही हूँ, लेस गुड्स ऑन अप्रूवल। अप्रूवल सेल्स को मैं कभी भी नहीं शो कर सकती अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर। 6,000 डेटर्स में से भी हम लेस करेंगे, लेस सेल ऑन अप्रूवल 1,000। अब क्योंकि हम सेल को तो रिड्यूस कर रहे हैं, डेटर्स
को रिड्यूस कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस से, बट वी आर सपोज टू इंक्रीज आवर क्लोजिंग स्टॉक बाय आवर कॉस्ट प्राइस। हम जो स्टॉक है उसको हम स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, इनवॉइस प्राइस पे नहीं। सो इसलिए व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस दैट वी कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। 6000 हमारा इनवॉइस प्राइस है, उसके बाद गिवन है 1/5 by 5th of cost price is our profit, right? 1/5 of cost is our profit। तो सेल्स का कितना परसेंट हो जाएगा? वो सेल्स का हो जाएगा 1/6। इसको हमने पहले भी कभी किया होगा अपने 11th या 12th में, उसको भी आप याद रखिए कि अगर कॉस्ट का है 1/5 तो सेल का हो जाएगा +1 करके डिनोमिनेटर में, तो सेल विल बी 1/6। अगर हमें सेल गिवन है 1/6 ऑफ सेल्स प्राइस, तो कॉस्ट के लिए हम उसको -1 कर देंगे। सो 1/6 ऑफ invoice price. So 1/6 of invoice price means 1000. Invoice price है 6000 का, so 1/6 of invoice price is 1000. तो हमारा 1000 is the profit element. अगर सेल्स 6000 की है, 1000 रुपए का प्रॉफिट एलिमेंट है, राइट, I'll write here 1000 is profit element। तो हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट हमारा हो जाएगा सेल प्राइस दैट इज 6000 माइनस कॉस्ट एलिमेंट दैट इज 1000, यानी हमारा 5000 का हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम ऐड कर देंगे, जो इनवॉइस है एट कॉस्ट प्राइस उसको हम ऐड करेंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। सो ऐड सेल ऑन अप्रूवल 5000। हम इसको बैलेंस शीट में भी ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वहां पर भी है। ऐड सेल ऑन अप्रूवल 5000। ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, याद रखना कि अगर बाय चांस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तब भी हमने इस सेल ऑन अप्रूवल को शो करना है। हमेशा ये चीज याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी है तब भी शो करना है इस 5000 को। नेक्स्ट गिवन टू अस इज डेटर्स इंक्लूड बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 3000, यानी ये हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं 3000। So bad debts हमने already record किए हुए हैं 1000 के, so we have further bad debts, so I'll write add further bad debts 3000, total bad debts मेरे हो जाते हैं 4000, और debtors में से भी I am going to subtract less bad debts। जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो सब्ट्रैक्ट करना है 3000। After this, given to us is create reserve for doubtful debts at 5%। इसके अंदर आगे create reserve for doubtful debts at 5%। अच्छा, इसके अंदर आगे एक और हमारी एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग डेटर्स, तो इसलिए मैं इसको अभी कवर नहीं कर रही, मैं इसका अभी जो प्रोविजन है वो नहीं क्रिएट कर रही। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आप इसके आगे देखोगे, पढ़ोगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स, तो डेटर्स से रिगार्डिंग और भी एक दो एडजस्टमेंट्स हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज 1200 paid as rent was debited to landlord's account and included in debtors। अब इस एडजस्टमेंट की मैं बात कर रही थी, यानी हमने 1000 का रेंट दिया और उसको डेटर्स के अंदर शो कर दिया। सो ये हमारा एक एरर है, हमें इस एरर को एलिमिनेट करना है कि जो हमने 1200 का रेंट दिया, उस 1200 के रेंट को हमें रेंट की जगह दिखाना है, और जो हमने गलती से उसको डेटर्स में ऐड किया उसको डेटर्स में से वो लेस करना है। सो मैं डेटर्स में से जो मैंने 1200 ऐड किए हैं फॉर रेंट लैंडलॉर्ड के अकाउंट पे, उसको मैं लेस कर देती हूँ 1200, और क्योंकि रेंट मेरा एक्सपेंस है तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी शो करती हूँ ऑन द डेबिट साइड, रेंट ऑफ 1200। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने जो रेंट था उसको बाय मिस्टेक डेटर्स में इंक्रीज कर दिया, राइट। तो मैं डेटर्स में से उस रेंट को डिक्रीज कर रही हूँ 1200, और मैंने वो रेंट नहीं शो किया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो रेंट एक्सपेंस है, इसलिए आई एम सपोज टू शो इट इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट as well as an expense on the debit side।
Next given to us is furniture. Yeah, let us move to the previous point, reserve for doubtful debts at 5%. So reserve for doubtful debts at 5%. हम यहाँ पर ये amount calculate करते हैं, हमारे debtors कितने के रह जाएंगे. So if we see after calculate 40,000 minus 5,000 minus 6,000 minus 3,000 and minus 1,200, we get 24,800. So हमारे अभी debtors 24,800 के हैं, हमें इसके ऊपर provision calculate करना है of 5%. So less provision for doubtful debts. So 24,800 का 5% comes out to be 1240. So I am going to mention this new provision of 1240 on my debit side of profit and loss account. So provision for bad debts, that is 1240. ठीक है, ओल्ड प्रोविजन हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे और जो न्यू प्रोविजन क्रिएट किया है उसको हमने लिखना है ऑन द डेबिट साइड. सो न्यू प्रोविजन है 1240 जिसको मैंने लिख दिया डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो दिस वाज ऑल इन द डेटर्स. अभी यस. So, अब हमारे पास प्रोविजन के बाद गिवन है फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 6,000 was sold off at 4,000 in part exchange of new furniture costing rupees 5,000. However, the net invoice of 1,000 was passed through the purchase day book. So इसको हम थोड़ा डिवाइड कर देते हैं इजी करने के लिए. फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 6,000 was sold off at 4,000. यानी हमने हमारा 6,000 का फर्नीचर कम करना था, तो हमने वो कम किया नहीं है. यही बोल रहा है नेट इनवॉइस परचेज डे बुक से पास हो गई. सो हम इसको यहां पर शो करते हैं. सन्ड्री एसेट्स के अंदर वी डोंट हैव फर्नीचर अकाउंट सेपरेटली, सो मैं लेस कर रही हूं सन्ड्री एसेट्स में से मैं लेस कर रही हूं सेल ऑफ फर्नीचर and that furniture costed 6,000. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,000 और ये जो मैंने बाहर लिखा हुआ है अमाउंट आई एम राइटिंग इट इनसाइड. आई एम नॉट सपोज्ड टू राइट इट इन आउटर कॉलम एज ऑफ नाउ. सो 202,000. ठीक है, लेस करा फर्नीचर 6,000 का क्योंकि मैंने उसे सब्ट्रैक्ट नहीं किया था. सेल किया 6,000 का फर्नीचर फॉर 4,000 मींस 2,000 का लॉस है. मुझे वो 2,000 का लॉस भी शो करना है इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई एम रिपीटिंग, फर्नीचर मैंने सेल ऑफ किया 6,000 का फॉर रुपीज 4,000. सो 6,000 माइनस 4,000 व्हिच इज 2,000 इज आवर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हम शो करेंगे P&L में डेबिट साइड पे. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जिसको हमने शो कर दिया ऑन डेबिट साइड. अब आगे कह रहा है इन पार्ट ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 1,000. तो 6,000 का बेच के हमने 5,000 का लिया, तो नेट इनवॉइस हमारा 1,000 का ही बना, राइट. तो हमने वो 1,000 का जो 6,000 का बेच के जो 6,000 का हमने 4,000 में बेचा, राइट है. का फर्नीचर हमने 4,000 में बेचा, राइट. इससे हमें लॉस हुआ 2,000 का और हमने जो न्यू फर्नीचर परचेज किया वो परचेज किया 5,000 का. सो जो नेट इनवॉइस हमारा बना वो बना 1,000 का क्योंकि हमने 4,000 की वर्थ का 5,000 में सेल किया. सो नेट इनवॉइस यानी हमें 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा और पे करने हैं. अब इसी को मैं बाइफरकेट करके लिख रही हूँ. मैंने जो फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स में से लेस कर दिया ये 6,000 का क्योंकि ये मैंने सेल ऑफ किया. 5,000 का मैंने न्यू एडिशन किया. So I am adding this 5,000. Add new furniture purchase कर रही हूँ 5,000 का, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे 5,000. ठीक है. और
ये 2000 मैंने रिकॉर्ड किया लॉस में, और ये जो लेकिन 1000 का नेट इनवॉइस है, 4000 और 5000 का जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा पे किए मैंने फॉर एक्वायरिंग द फर्नीचर, व्हाट आई डिड विद दैट, आई पास्ड इट थ्रू द परचेज डे बुक. सो परचेजेस में से मैंने ये अपने जो 1000 का फर्नीचर लिया, इसको मैंने परचेज में दिखा दिया. सो मैं 1000 का फर्नीचर परचेज में से लेस कर दूंगी, लेस फर्नीचर, क्योंकि जो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं वो अंडर द कॉलम आएगा फर्नीचर एंड नॉट अंडर द कॉलम ऑफ परचेजेस. उसको मैंने परचेजेस में से 1000 रुपीज जो मैंने मिस्टेक की थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. नेक्स्ट इज a dishonored check for rupees 5000 has not been recorded and it is expected that only 20% of the amount will be recovered. So please read it carefully. ये कह रहा है 5000 का चेक डिसऑनर हो गया है and only 20% of it will be recovered. So 5000 into 20% is your 1000. तो यानी 4000 का हमारा और लॉस हो गया है. राइट, 4000 का वी हैव एडिशनल लॉस. सो हाउ वी आर गोइंग टू शो दिस? जो डिसऑनर्ड चेक था, हमने जब चेक हमारे को मिला, हमने चेक के साथ क्या किया, हमें 5000 का चेक मिला, हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक अकाउंट हमने हमारा अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया. सपोज मेरे पास बैंक के अंदर बैलेंस था 5000, मुझे चेक मिला 5000 का, मैंने अपना बैंक बैलेंस शो कर दिया 10000 का. सेम ऐसा फर्म ने किया होगा, चेक मिलते ही, चेक डिपॉजिट करते ही उन्होंने अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया बाय ₹5000 एंड द न्यू बैलेंस वुड बी 10000. बट जैसे ही ईयर क्लोज हुआ उनको नहीं पता था और वो चेक हो गया डिसऑनर. सो चेक हो गया डिसऑनर मतलब उनको अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस करना है वापस 5000 से. सो हम यहाँ पर अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस करेंगे 5000 से, क्योंकि हमारा चेक हो गया है डिसऑनर. सो हियर वी कैन सी हमारा 2000 का बैंक अकाउंट है, इसमें से 5000 का जो हमारा चेक है वो हो गया है डिसऑनर. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5000. हमें क्या मिलता है, नेट मिलता है नेगेटिव में 3000. सो हम इसको एसेट साइड पे तो लिख नहीं सकते, बैंक में ब्रैकेट्स के अंदर -3000. सो ये -3000 क्या है, दिस -3000 इज माय बैंक ओवरड्राफ्ट. तो मैं बैंक 2000 को यहाँ से एलिमिनेट कर रही हूँ. इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैंक -3000, आई एम गोइंग टू राइट बैंक ओवरड्राफ्ट 3000. राइट, और उसके अंदर से 1000 रिकवरेबल है. राइट, सो जो 1000 रिकवरेबल है उसको मैंने शो करना है इन माय डेटर्स. My recoverable amount will be 1000, जिसको मैंने शो कर दिया है इधर डेटर्स के अंदर, ऐड कर दिया है, बिकॉज ये हमारे डेटर्स 1000 के वापस से ऐड हो गए हैं. सो दिस वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन. आई थिंक ये लास्ट एडजस्टमेंट थी. अगर इस एडजस्टमेंट में कोई डाउट होता है इन एडजस्टमेंट्स के अंदर, यू कैन सेंड मी ऑन टेलीग्राम, राइट, और आफ्टर द क्लास वी कैन डिस्कस. Since we have less time, so I just want to switch on to the next chapter, that is depreciation. You can take a screenshot of this solution. Take a screenshot of this solution. Right, and the gross profit that we are going to get here is 95,500. You can note down the gross profit. I'm not doing the calculations. Gross profit जो हमें मिलने वाला है, that is 95,500, which we are going to transfer to our profit and loss account as our gross profit. 95,500. Our net profit will be 66,960. So I'm writing 66,960 will be our net profit. So 66,960 को we are supposed to transfer to our capital account. उसके बाद then I'm just writing here, add net profit
950, and then we are going to do the calculations and to calculate the total of our balance sheet. The total of our balance sheet will come out to be 262,560. Writing 262,560. So this will be our total of balance sheets on both the sides. Just because I have to hurry up, I'm not doing the calculations. You can calculate and find out. These will be your answers. So now let us move to our next chapter, depreciation. Depreciation basically क्या होता है? Right, depreciation आप लोगों ने 11th में भी 100% पढ़ा होगा. So depreciation को हम क्या बोलते हैं? It is the measure of recording the loss or the wearing out of a depreciable asset, जो भी loss in value हो रहा है of asset. So how do we record the loss in value of asset? By depreciation. हमने मशीन खरीदी 10 साल तक, उसकी जो परफॉर्मेंस है सेम तो नहीं रहेगी आज की डेट में, क्योंकि न्यू मशीन है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगी. बट विद एवरी पासिंग ईयर मशीन की परफॉर्मेंस कम होती जाएगी. सो परफॉर्मेंस कम होने का मतलब जो मशीन की वैल्यू थी दैट वो कम होती जा रही है, मशीन की वैल्यू. तो इसलिए जो ये वैल्यू कम हो रही है, वी कॉल इट एज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन 3 चीजें कवर करती है. वो कवर करती है एमोर्टाइजेशन, इट कवर्स डिप्लीशन एंड इट कवर्स ऑब्सोलिसेंस. सो ये 3 टर्म्स अलग अलग हैं, इनका मतलब अलग है, बट जो इनका ट्रीटमेंट होता है वो सेम ही होता है. तो मतलब क्या है? डिप्लीशन जो हम वर्ड यूज करते हैं, डिप्लीशन हम यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. फॉर इंस्टेंस कोल माइंस. तो कोल माइंस से अगर हम कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वहां पे डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट्स डिप्लीट हो रहे हैं, वो डिपॉजिट्स कम होते जा रहे हैं. हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ओशन एंड ऑल, तो वहां से जो ये रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं. सो उसके लिए हम टर्म डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन नहीं यूज करते. नेचुरल रिसोर्सेज जब कम होते हैं, सो वी यूज द टर्म डिप्लीशन फॉर इट. एमोर्टाइजेशन हम यूज करते हैं फॉर आवर इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स हो गए, हमारे ट्रेडमार्क्स हो गए. सो जो पेटेंट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं, हमने कुछ पेटेंट एक्वायर किया है, उसकी भी ओवर द ईयर वैल्यू कम होती जाएगी. हमने आज एक्वायर किया पेटेंट 10 साल के लिए, तो विद एवरी पासिंग ईयर जो पेटेंट अगर उसकी वैल्यू सपोज 1 करोड़ थी, तो फॉर ऑल द 10 years इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, इट्स गोइंग टू रिड्यूस. सो वो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, वी कॉल इट अमोर्टाइजेशन. नेक्स्ट इज ऑब्सोलिसेंस. ऑब्सोलिसेंस हम यूज करते हैं जब कोई टेक्निक पुरानी हो जाती है, कोई टेक्नोलॉजी है वो बेकार हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इनोवेशंस, जब पुरानी चीजें बेकार हो जाती हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्सोलिसेंस. सो वहां पर डेप्रिसिएशन में ये टर्म आ जाता है ऑब्सोलिसेंस. राइट, नाउ लेट अस मूव टू आवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन हम एसेट में चार्ज ना करते हुए प्रोविजन बना के भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं. सो एसेट से हम चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम डायरेक्टली एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, मैंने एसेट रिकॉर्ड किया, एसेट परचेज किया ₹1 लाख का, और मुझे 10% उस पर डेप्रिसिएशन दिखानी है. तो मैंने ईयर एंड में क्या किया, 1 लाख का मेरा एसेट था ऑन द डेबिट साइड, मैंने क्रेडिट साइड पे शो कर दिया मेरा डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 10,000, और मेरा जो एसेट की वैल्यू रह गई, मैंने अकॉर्डिंगली अपनी एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर दी, और वहां पर लिख दिया मेरे एसेट की वैल्यू इज नाउ 90,000, दैट इज 1 लाख माइनस 10,000 व्हिच गिव्स अस 90,000. राइट, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन के थ्रू, सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. उसके जो ये हम व्हेन वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, उसके अंदर हमारा जो एसेट का वैल्यू है वो हर साल रिड्यूस होता जा रहा है. राइट, बट व्हेन वी आर मेकिंग द प्रोविजन, हमारा जो एसेट का वैल्यू है फॉर ऑल द इयर्स, आवर एसेट, द अमाउंट ऑफ आवर एसेट दैट वी शो इन द बैलेंस शीट इज सेम. एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन बैलेंस शीट में उसको हम सेम अमाउंट पर ही दिखा रहे हैं. इन केस ऑफ प्रोविजन, हम जो प्रोविजन है वो अल्टीमेटली जब मशीन को हम सेल ऑफ करेंगे, जब एसेट को सेल ऑफ करेंगे, तब हम उसकी जो है उस करेंगे
for depreciation is made. So let us come back to this first method when depreciation is charged directly to asset account. हमने asset account के अंदर मशीन है या कार है, so उसके अंदर हमने asset की value कम करनी है इस journal entry से, that is depreciation account debit to asset account. So asset account में हम show कर देंगे by depreciation on the credit side. और अब ये जो depreciation है, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है, फर्म का लाइक लॉस है, सो इसलिए इसको हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर. तो डेप्रिसिएशन हमने जो यहाँ पे डेबिट किया है, दैट इज गोइंग टू बी रिवर्स. वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस एंटायर डेप्रिसिएशन टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. So this is in the case depreciation is charged directly to the asset account. But when provision for depreciation is created, डेप्रिसिएशन जो हम बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन को हम एसेट पे नहीं कर रहे, हम सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन में डाल रहे हैं, राइट? और जो ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन हमारा हर साल एक्यूमुलेट होता जाएगा, और जब हम मशीन सेल ऑफ करेंगे तब हम इस प्रोविजन को एसेट में ट्रांसफर करेंगे. और जो ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो हम डेबिट कर रहे हैं, इसको हमने हर साल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करना है. सो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बोथ द मेथड्स. So let us do a question. So on my screen you can see this file of depreciation. यहाँ पे first question आप ये पढ़िए. You can take a screenshot. आज की क्लास में I'll try to cover first 3 questions. So Solomon purchased a machine for rupees 1 lakh on 1st January 2014. Its estimated useful life is 5 years. And scrap value is 10,000. It is decided to write off the depreciation under straight line method. So we are just supposed to show the machine account, and the accounting period ends on 31st March every year. So machine थी 1 लाख की, estimated useful life थी 5 साल की, scrap value है 10,000 की. Just move back to here. So straight line method के अंदर annual depreciation cost निकालने का, this is the formula, right? Original cost minus estimated salvage value upon estimated useful life. So उस केस में हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे क्वेश्चन के अंदर ₹1 लाख, राइट? हमारी एस्टिमेटेड salvage value in the question is ₹10,000. My useful life of the machinery is 5 years, right? So per year हमारा जो straight line method के अंदर, this formula is only used in case of straight line method. ठीक है, हमने जो उसकी useful cost है हमारे लिए, जो हमें cost कर रही है asset, that is 90,000. 90,000 को हमने उसकी useful life से divide कर दिया. So per year का हमें जो amount मिलेगा, that is 18,000. If you will calculate 90,000 by 5, that will come out to be 18,000. So 18,000 हमें हर साल चार्ज करना है. हमने asset purchase किया on 1st January 2014. हमारी journal entry क्या हो जाएगी? Machine account debit to cash or to bank, whatever is a source of payment. So I'll write bank 1 lakh. I'm repeating, entry journal entry क्या होगी? Machine account debit, because we are getting this machine. So debit what comes in and credit what goes out. So our amount is going out. Bank balance or cash is going out of ₹1 lakh. So machine to bank 1 lakh. हमने books close करनी है question के according on 31st March. So हमें 3 महीने की depreciation show करनी है. 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की depreciation करनी है हमें charge. So my depreciation for 3 months will be 18,000 into 3 by 12. So if you do the calculation, 18,000 into 3 by 12, the amount will come out to be 4,550, right? On the same date, you are going to calculate your balance CD. Balance CD will come out to be 95,500. You can use the calculators and see if I'm doing the right calculations. So amount is 95,500. On on the opening of next year, next financial year, we will transfer this entire amount to on 1st April. So balance BD 95,500, and
we'll go to the year end. Depreciation हम हमेशा year end पे चार्ज करेंगे 31st March 2015. So depreciation यहाँ पर हमें पूरे 12 महीने की निकालनी है, तो अब ये हो जाता है 18,000. We will calculate our balance CD here. 18,000 minus balance CD, that is 95,500 minus 18,000, which gives us 77,500. We will transfer this amount to our next year, that is on 1st April 2015 as our balance BD 77,500. हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो सेम रहता है. So depreciation is 18,000. So my balance CD here will be 77,500 minus 18,000, which gives me 59,500. Transfer this balance to opening of next year. On 1st April, balance is 59,500. Depreciation charge for this year again is 18,000. I'll now calculate my closing balance. So closing balance will be 59,500 minus 18,000, which gives us 41,500. So we will transfer this balance to the opening of next financial year. यहाँ पर भी मैं balance लिखती हूँ, balance of 41,500. For this year as well, depreciation is charged for the entire 12 months. So I'll transfer the depreciation of 12 months, that is 18,000, and subtract this amount and calculate the balance. The closing balance is 23,500. So I'll transfer this balance to my next year. 23,500. And what's happening now? This is April 2019. So what's happening in 1st April 2019? First, हमने opening balance transfer कर दिया, और on 1st January 2020. This was the date only in the account. या 5 years. 5 years हमारे complete हो रहे हैं 1st January 2020 को. So यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम अपना asset sell off कर रहे हैं. So हमने 1st April से लेकर 1st January तक कितने टाइम के लिए asset use किया? हमने वो asset use किया 9 months के लिए. So depreciation मैंने यहाँ पे charge करनी है for 9 months. So 18,000 into 9/12, क्योंकि हमने exact 5 साल बाद इसको sell off करा. 1/14 को हमने लिया, तो हमने इसको यहाँ पे sell off किया. I think मैंने कहीं पे dates कुछ ऊपर नीचे करी हैं. You can please check the dates. So 5 years, at the end of 5 years I'll sell. Depreciation का जो amount है, that will come out to be 18,000 into 9/12. So 18,000 into 9/12, since I am using it for 9 months, that is 13,500. Yeah, this is 18. मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है. This is 18 here, and 1st January 2019. मैंने इस डेट पर 1st January, so after 5 years, मैंने ये मशीन sell off किया for 10,000. So instead of writing my closing balance, I am going to write bank. Entry क्या हो जाएगी? Bank account debit to machine account 10,000. And we see our account closes perfectly. There is no balance BD, balance CD. We have sold off the machine. So हमारा balance CD आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा balance CD आता है तो हमें उसको balance sheet में लिखना पड़ेगा. So we can't write in balance sheet because we have sold off our machine. So this should balance perfectly. So this was our first solution. You can take a screenshot of it. It was very easy method, straight line. एकदम basic question था. Next question is, a machine was acquired on 1st April 2015 for rupees 15,000. The cost of installation was 1,000. आप ये सब डिटेल्स अपने पास ना रफ में लिखते जाओ. 15,000 की मशीन है, 1,000 रुपए की कॉस्ट है. स्क्रैप वैल्यू एट द एंड विल बी 2,000. हमें 3 साल का बनाना है मशीन अकाउंट. चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट WDV. You can correct
write here charging 10% depreciation on WDV, written down value. Assume that financial year is followed. So 1st April से 31st March तक का ही year हम follow करने वाले हैं. It's again a very simple question. So machine was acquired on 1st April 2015. Machine हमने purchase करी 15,000 की. वो हम लिख देंगे machine account bank account sorry machine account debit to bank. और हम हमारा जो installation amount होता है उसको भी हम capitalize करते हैं. So we will write here as well. तो जो machine की हमारी cost है that is 16,000. ये याद रखना, this is our capital. ये जो installation amount है machine का, that is our capital expenditure, not our revenue expenditure. So capital expenditure is to be capitalized. So हमारी machine की cost is 16,000 and not just 15,000. So year end पे what are we going to do? We are going to charge the depreciation. Written down value में scrap value का initial कोई role नहीं है. Depreciation calculate करने में scrap value का कोई role नहीं है in case of our written down value method. I hope सबने 11th में पढ़ा हुआ है written down value method. मैंने इसलिए उसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है. So written down value में depreciation was to be charged at 10% WDV. So 10% WDV means 16,000 का 10%. So 16,000 का 10% comes out to be 1,600. 1600. We calculate this closing balance. Balance CD. 16,000 minus 1,600 comes out to be 14,400. So the opening balance of next year is, balance BD is 14,400. We will charge depreciation of 10% for the entire year on it. So 14,400 into 10% gives us 1,440. We'll calculate the balance. So 1,440 minus 1440 gives us 12,960. ये जो closing balance है, we transfer it to next year. So my balance BD in the next financial year will be 12,960. Year end पे मैंने depreciation show करना है of 10% WDV. So 10% of 1296 is 1296. And balance here is 11,664. So I was supposed to show as per the equation accounts for only 3 years. So हमारे 3 years यहाँ पे end हो जाते हैं and I'll stop my solution here only. I'll stop. This is my the final answer. ये भी easy question था. I hope इसमें भी कोई doubt नहीं है. Right? So you can take a screenshot and let us now move on to our next question. Third question. Simple questions करा रही हूँ. Next class के अंदर थोड़ा complexity बढ़ेगा. So a machine. So as per this question, a machine is purchased for rupees 20,000 on 1st April 2015. Depreciation है 5%. Written down value पे 5 साल के लिए. Scrap value है 5,385. हमने end के अंदर इसको sell करना है. The machine is sold off at the end of 5 years. You can add this. मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ. Machine is sold off at the end of 5 years. Right? And the scrap value will be 5,385. So we have to show the machine account for 5 years. तो यहाँ पर हम ये भी बहुत simple question है. So let us do it. You can take a screenshot. Let us do this question. सबसे पहले एक I hope this is the correct date. So मैंने यहाँ पर dates incorrectly लिखी हुई हैं. आप ये जो dates हैं +1 कर दीजिए. So this was 15. मशीन हम परचेज कर रहे हैं on 1st April 2015. एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक. मशीन इज परचेज्ड फॉर 20,000 रुपीज. 20,000 की हमने मशीन परचेज करी है. Yes, machine is purchased for 20,000 on 1st April 2015. हमें year end पे, that is 31st March 2016, we are supposed to provide for depreciation here.
डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं एट 5%. सो डेप्रिसिएशन 5% कितना हो जाएगा? 20,000 का 5% विल कम आउट टू बी 1,000. क्लोजिंग बैलेंस विल बी 19,000. So we will transfer this entire amount to my next year, that is my balance BD of 19,000. 5 साल के लिए हमने दिखाना है ये. यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फिर से 19,000 का 5% comes out to be 950. You can do the calculation simultaneously. 19,000 into 5% is 950, and here we have balance 19,000 minus 950, which will give us 18,050. We will take this balance forward to next year. So date यहाँ पे correct कर देती हूँ मैं. It will be 17. The opening balance on 1st April 2017, that's balance BD, is 18,050. We'll use the machine for entire 12 months. So we'll calculate the depreciation on 31st March 2018. Depreciation again for whole 12 months at 18,050 into 5%. The amount that we are going to get is 903. You can round off to the nearest value. So depreciation we get off is rupees 903. So 18,050 minus 903 gives us a balance CD of 17,147. So I have done the calculations already. In order to save the time, you can keep checking my calculations. So 18,050 minus 903 is gives us 17,147. So we'll take this balance forward to next year. Balance BD for this year will be 17,147. Depreciation हम पूरे 12 महीने का calculate करते हैं. Depreciation on 17,147 into 5%, that gives us 857. Balance we are going to get 17,147 minus 857 gives us 16,920. We'll take this balance forward to next year. 16,920. Right? We are going to show the depreciation on this amount. ये हमारा 5th year है. This is my 5th year. 5th year पे we have to sell off the machine. 5th year पे we are supposed to sell off the machine. Depreciation हमने पूरे साल का calculate किया. That will come out to be 5%. 16,920 into 5%. Amount will be 815. 16,920 into 5% gives us 815. हमने इसको सेल ऑफ किया, राइट. एंट्री क्या हो जाएगी सेल ऑफ करने पर? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन जा रही है तो मशीन क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन. सेल करने का स्क्रैप वैल्यू थी, स्क्रैप वैल्यू इसकी थी 5385. This was the scrap value. So last year में हमने क्या करना है, हमने इसको सेल ऑफ कर दिया. तो बैंक हमारा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, जितना टाइम हमने यूज किया, पूरा 12 महीने यूज किए. सो 16,920 का 12 महीने का डेप्रिसिएशन बना 815. उसके बाद हमने इसको सेल ऑफ कर दिया 5385. अब हमारा बैलेंस रह रहा है. सो शुड वी राइट बैलेंस हियर? क्या मुझे यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखना चाहिए? अगर मैं यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखती हूँ, इसका मतलब मुझे ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी मशीन. हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी अकाउंट को क्लोज करते वक्त बैलेंस सीडी लिख रहे हैं, वो बैलेंस सीडी वाला सारे अमाउंट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और ट्रायल बैलेंस को हम पोस्ट करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स में. सो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखती हूँ इस मशीन में, मैं इस मशीन को दिखाऊंगी ट्रायल बैलेंस में और ट्रायल बैलेंस से मैं इसको दिखाऊंगी बैलेंस शीट में. बट मेरे पास इन रियलिटी तो ये मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती, जा चुकी है. सो हाउ कैन आई शो इट इन माई मशीन अकाउंट? सो मैंने क्योंकि सेल ऑफ कर दी है, नो बैलेंस हियर. जो भी यहाँ पर बैलेंस बच रहा है, दैट कुड
that has to be transferred to my profit and loss account. That's my profit and loss. It has to be transferred to profit and loss. यहाँ पे अगर डेबिट मेरा डेबिट side is more than the credit side, that shows my loss. If my credit side is more than my debit side, that shows my profit. But here my debit side is more, that 6920 is more than 815 plus 5385. So debit balance है यानी मशीन का लॉस है, मशीन को सेल ऑफ करने पर लॉस है. So I'll calculate the loss. Loss will come out to be 10090. So this is how I am going to end my question. You can take a screenshot of this solution. ये एकदम basic questions थे. I hope this is clear to all of you. So if you have any doubts, you can now post them in the chat box. I'll share the file again with you. मैं अपना टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. प्लीज आप जिन ग्रुप्स में हैं वहां पर बोलिए, दे विल शेयर माय ग्रुप विद यू. वहां पे चैट्स हो रही थी, सो आई लेफ्ट वंस एंड आई क्रिएटेड अ न्यू ग्रुप. सो यू विल गेट माय लिंक फ्रॉम योर टेलीग्राम ग्रुप्स. इफ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड इन कैश, अगर कैश मिल गया तो हम कैश इंक्रीज कर देंगे. अगर कैश नहीं मिला तो हम उसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे ऑन द एसेट साइड एज इंश्योरेंस क्लेम. प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ऑफ, हाँ, जो हमारा लॉस हो रहा है वो पूरा अमाउंट जाएगा. 25,000 का लॉस था आई थिंक उस क्वेश्चन में, तो पूरा 25,000 का लॉस जाएगा. सिलेबस में आप सिलेबस अगर बेटा एनपीओ में तब करूंगी अगर मेरे पास टाइम बचता है आपका कवर करने के लिए. उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि एनपीओ आपने पहले भी किया हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यू है, लाइक ब्रांच and your hire purchase, I want to cover them those first. So I request the students जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं ऑलरेडी, वो अपने दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर दें और वहां पर ये मेरे टेलीग्राम का ग्रुप वाला लिंक शेयर कर दें, सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन. मैं आपको फाइल्स टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी. पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको जो आपके एसओएल की वेबसाइट है, आई थिंक वहीं पर मिलेगी. The admin department will better tell. Yes, depreciation is recording the decrease in value of assets. Amortization is used for intangible assets. So goodwill is your intangible asset, but goodwill is only recorded when it has been paid for. बेटा अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा था यहाँ से, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. मैं आपको क्वेश्चन वाली स्क्रीन फिर से दिखा देती हूँ. मैं सारी स्क्रीन फिर से दिखा देती हूँ अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो.
Let me share the screen once again. ये आप क्वेश्चन वाली स्क्रीन है ये. So ये हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं. आई होप ये विजिबल है. फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए. I'll try to share my Telegram link. फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए. सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन ये है. This is your third solution. This one was your second solution. And this one was your first solution. So screenshot ले लो. मैं टेलीग्राम का लिंक अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ. So मैंने अभी जो लिंक शेयर किया है वो टेलीग्राम ग्रुप का है. जो उसमें नहीं है they can come here. They can join this group. Okay, so shall I end this class? I hope no other doubts. I can't see any other doubt. So I'm ending this class. You can join this Telegram group. I'll share the question of the depreciation here. Thank you. एंड कर दूं मैम.